तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपको ले चलते हैं मेडिटेरियन सी के सबसे अहम जजीरे साइप्रस के लिए, जिसे कब्रस भी कहा जाता है। ये जजीरा पिछले 60 साल से तुर्की और यूनानियों के बीच एक सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट की वजह बना हुआ है। इस जजीरे को हासिल करने के लिए तुर्की 1971 में एक जंग भी लड़ चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि साइप्रस का कॉन्फ्लिक्ट असल में है क्या, इस झगड़े का तारीखी वजह क्या है, इसका कंट्रोल आजकल किसके पास है और साइप्रस की स्ट्रेटेजिक अहमियत क्या थी और क्या है, जिसके लिए तुर्की को यूनान से जंग तक लड़नी पड़ गई। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। दोस्तों, साइप्रस तनाज़ा को समझने के लिए सबसे पहले इसका ज्योग्राफिया देखते हैं। साइप्रस ईस्टर्न मेडिटेरियन सी या मशरकी बहराए रोम में मौजूद है। इसका कुल एरिया 9000 किलोमीटर है। साइप्रस एरिया के हिसाब से मेडिटेरियन सी का तीसरा बड़ा जजीरा है, लेकिन अहमियत के हिसाब से ये मेडिटेरियन सी का सबसे अहम जजीरा है। साइप्रस के शुमाल में सिर्फ 80,000 किलोमीटर की दूरी पर तुर्की मौजूद है। इसके मशरिक में 120 किलोमीटर की दूरी पर शाम और लेबनान मौजूद है, जबकि इसके जुनूब में फिलिस्तीन और इजराइल मौजूद है। साइप्रस के जुनूब में ही मिस्र की स्विस कैनाल भी मौजूद है। साइप्रस 3 बर्रे-आज़मों यानी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के बीच में मौजूद है। साइप्रस की दिफाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत बहुत ज़्यादा है और इसकी एक वजह है, और वो ये है कि अगर किसी को तेल की दौलत से मालामाल ममालिक जैसे शाम, लेबनान, ईरान, इराक, सऊदी अरब पर हवाई हमला करना हो तो साइप्रस से बेहतर जगह और कोई भी नहीं। अब क्योंकि साइप्रस नहर सुएज के बिल्कुल करीब है, इसलिए यहाँ से आसानी से गुजरने वाली तिजारत को चौक या ब्लॉक किया जा सकता है। ऐसा करने से मशरिक और मगरिब के बीच तिजारत रुक जाएगी। साइप्रस की इतनी बड़ी ज्योग्राफिया अहमियत की वजह से ये इलाका माजी में भी बड़ी बड़ी सल्तनतों के बीच कॉन्फ्लिक्ट की वजह रहा है, और कभी किसी के कंट्रोल में तो कभी किसी के कंट्रोल में रहा है। इन ताकतवर सल्तनतों में जिनके कंट्रोल में ये इलाका रहा है वो मिस्री, ईरानी, यूनानी, रोमन, फ्रांसीसी, ऑटोमन एम्पायर और ब्रिटिश एम्पायर शामिल हैं। अपने बेपनाह हुस्न, कुदरती खूबसूरती और अपने बेहतरीन मौसम की वजह से आज भी साइप्रस टूरिस्ट की जन्नत समझा जाता है। दिल को लुभाने वाले साहिली और साफ शीशे की तरह पानी का मजा लेने के लिए दुनिया भर से टूरिस्ट साइप्रस का रुख करते हैं। लेकिन ये साइप्रस का एक हसीन रुख है। इसका एक दूसरा पहलू भी है, और ये दूसरा पहलू निहायत बदसूरत और तकलीफ देह है। ये दूसरा पहलू खारदार तारों, बारूदी सुरंगों और एक दूसरे की तरफ तानी हुई बंदूकों और साइप्रस में रहने वाले लोगों के लिए आपस की नफरतों और जुल्मों से भरा पड़ा है। इन्हीं नफरतों की वजह से साइप्रस आज 2 हिस्सों में तकसीम है। नॉर्थ साइप्रस जो एरिया वाइज 37% बनता है, यहाँ तुर्की नस्ल के मुसलमान आबाद हैं। नॉर्थ साइप्रस अपने आप को एक आज़ाद मुल्क तस्वुर करता है, लेकिन तुर्की के अलावा इसे कोई मानने को तैयार नहीं है। और साउथ में 60% एरिया के हिसाब से रिपब्लिक ऑफ साइप्रस मौजूद है। यहाँ ग्रीक यानी यूनानी नस्ल के लोग रहते हैं जो मजहबी तौर पर ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस को दुनिया के बहुत से मुल्क आज़ाद मुल्क मानते हैं, इसलिए वो यूरोपियन यूनियन का मेंबर भी है। नॉर्थ एंड साउथ साइप्रस के बीच 180 किलोमीटर का एक बफर जोन है जो यूनाइटेड नेशन के थ्रू है, और ये बफर जोन दोनों मुल्कों की एक दूसरे से अलग करता है। ये बफर जोन साइप्रस के यूनानियों और तुर्की को आपस की लड़ाई को रोकने के लिए 1974 में वजूद में आया था। यूएनओ के दस्ते इस बफर जोन में मौजूद हैं। ये दस्ते दोनों कौमियतों यानी तुर्कों और यूनानियों को आपस में लड़ाई से रोकने के लिए मौजूद हैं। साइप्रस की दिफाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत की वजह से जजीरे की जुनूब यानी साउथ में आज भी 2 बरतानवी मिलिट्री बेस मौजूद हैं। ये दोनों मिलिट्री बेस बरतानिया की 2 ओवरसीज टेरिटरी यानी बरतानिया की कॉलोनी उसके दूसरे मुल्कों में जमीन का दर्जा रखती हैं। ये 8000 बरतानवी फौजी मुस्तकिल रिहाइश का यानी यहाँ रह रहे हैं। ये तो हो गई ज्योग्राफिया की अहमियत। अब हम आपको साइप्रस कॉन्फ्लिक्ट की तारीख के बारे में बताते हैं।
1571 में सल्तनत उस्मानिया ने साइप्रस पर हमला करके इसे अपने कंट्रोल में ले लिया था। उस्मानियों के कंट्रोल में आने से पहले इस इलाके में यूनानी आबाद थे। ये लोग ऑर्थोडॉक्स ईसाई के मानने वाले थे, लेकिन उस्मानियों के दौर में यहाँ तुर्क नस्ल के मुसलमान बड़ी तादाद में आबाद हुए। लेकिन इसके बावजूद यहाँ यूनानी ईसाइयों की पॉपुलेशन ज़्यादा ही रही। ऑटोमन एम्पायर के दौर में ये इलाका काफ़ी पुरअमन भी रहा। यहाँ आबाद लोग अपनी इबादत और रसूमात बिना रोक टोक के करते थे। इस दौर में बहरा रोम के दूसरी तरफ मेन लैंड ग्रीस यानी असल यूनान भी सल्तनत उस्मानिया के ही मातहत था। लेकिन 1820 में यूनान के लोगों ने सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ बगावत कर दी और एक कामयाब जंग लड़ने के बाद उस्मानियों से आज़ादी हासिल कर ली। इनको देखते हुए साइप्रस के यूनानियों ने बगावत की कोशिश की, लेकिन उस्मानियों ने इस बगावत को कुचल दिया। बगावत के खात्मे के बावजूद साइप्रस के यूनानियों की ग्रीस के साथ मिलाप की ख्वाहिश पैदा होने लगी। यूनान के साथ मिलाप के इस नजरिए को इनोसिस कहा जाता है। साइप्रस के यूनानियों में इनोसिस को परवान चढ़ाने में ऑर्थोडॉक्स की मजहबी लीडरशिप का बहुत बड़ा हाथ था। 1878 में बरतानिया ने उस्मानियों के साथ एक खुफिया मुआहिदा किया। इस मुआहिदे के साथ बरतानिया ने साइप्रस का आर्थिक इंतजाम अपने हाथ में ले लिया, लेकिन साइप्रस की खुद मुख्तारी अब भी ऑटोमन एम्पायर के पास ही थी। उस्मानियों ने साइप्रस का इंतजाम इस शर्त पर दिया था कि बरतानिया सल्तनत उस्मानिया का रूस के खिलाफ दिफा करेगी। बरतानिया ने साइप्रस की सूरत में अपने लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजिक लोकेशन हासिल कर ली जहां से नहर सुएज का दिफा मुमकिन हो, क्योंकि नहर सुएज के ही जरिए बरतानिया और बर्रे सगीर की तिजारत होती थी, जिसे महफूज बनाना बरतानिया के लिए निहायत जरूरी था। 1914 में पहली जंग अजीम शुरू हो गई, जिसमें उस्मानियों ने बरतानिया के मुखालिफ इत्तेहाद का साथ दिया और बरतानिया ने साइप्रस को एक तरफा अपने अंदर जम कर लिया, यानी शामिल कर लिया। फिर 1923 में लोज़ैन ट्रीटी साइन की गई। तुर्की ने साइप्रस को बरतानिया का हिस्सा तस्लीम कर लिया। फिर यूं 350 साल बाद साइप्रस पर तुर्कों की हुक्मरानी का सूरज डूब गया। लेकिन इसके बाद हुआ ये कि बरतानिया की हुक्मरानी में रहने वाले दोनों ग्रोह यानी तुर्कों और यूनानियों के बीच ताल्लुकात खराब हो गए। दूसरी जंग अजीम के बाद दुनिया में कॉलोनिज्म के खिलाफ आवाजें उठना शुरू हो गईं, तो बरतानिया को अपनी कॉलोनीज को जैसे इंडिया, पाकिस्तान, सूडान को आज़ाद करना पड़ा। ऐसे में साइप्रस में भी बरतानिया से आज़ादी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी बरतानिया साइप्रस से जाने को तैयार नहीं था। बरतानिया ये जानता था कि साइप्रस स्ट्रेटेजिकली कितना अहम खित्ता है, इसलिए वो साइप्रस को हर कीमत पर अपने कंट्रोल में रखना चाहता था, चाहे पूरी दुनिया से उसे अपनी कॉलोनीज खत्म ही क्यों ना करनी पड़े। 1950 का पूरा साल साइप्रस की सियासत में हंगामा खेज रहा। इस अरसे में साइप्रस की यूनानी कम्युनिटी के दो कद्दावर शख्सियत उभरी। एक थे आर्क बिशप मैक्रियोस, जो अपनी काबिलियत की वजह से सिर्फ 37 साल की उम्र में साइप्रस के ऑर्थोडॉक्स चर्च के सरबराह मुंतखब हो गए। आर्क बिशप मैक्रियोस यूनानी के हरदिल अजीज लीडर थे। उन्हें यूनानी कम्युनिटी में फादर ऑफ द नेशन का दर्जा भी हासिल था। मार्क बिशप साइप्रस को यूनान के साथ मिलाने के बहुत बड़े हामी थे और उसके दाई थे, लेकिन वो ये काम शांति के साथ करना चाहते थे। मैक्रियोस के मुकाबले में यूनानी कम्युनिटी के दूसरी कद्दावर शख्सियत जॉर्ज ग्रेविस थी। जॉर्ज साइप्रस में पैदा हुए थे, लेकिन वो यूनान की फौज में कर्नल के ओहदे पे रहते हुए दूसरी जंग अजीम भी लड़ चुके थे। उन्हें साइप्रस के जजीरे में यूनान ने ही भेजा था ताकि वो बरतानिया के खिलाफ एक गुरिल्ला ग्रुप बनाए, ताकि इस ग्रुप की मदद से साइप्रस में हालात खराब किए जा सकें और इन कार्रवाइयों की वजह से बरतानिया को साइप्रस से निकाल बाहर किया जा सके और फिर साइप्रस को यूनान में शामिल कर लिया जाए। इस मकसद के लिए जॉर्ज ग्रेविस ने साइप्रस में एक गोरिल्ला ग्रुप बनाया। अब आप समझते हैं दोस्तों कि साइप्रस के यूनानियों के दो ग्रुप हो गए, एक बड़ा जो शांति के साथ यूनान में मिलना चाहता था और दूसरा मुसल्ला ग्रुप ईओका जो लड़ाई के जरिए बरतानिया को निकालकर साइप्रस को यूनान के साथ मिलाना चाहता था। तो दोस्तों,
साइप्रस के यूनानियों ने बर्तानिया को साइप्रस से किस तरह बाहर निकाला, ये सब हम आपको अपने अगले व्लॉग में बताएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और दोस्तों, हमारे बहुत सी वीडियो जिन पे लोगों की रीच तो आती है लेकिन वो सब्सक्राइब नहीं करते, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों। हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले व्लॉग में हमने साइप्रस की आधी अधूरी कहानी बताई थी और पिछले व्लॉग में हमने बताया था कि साइप्रस दो हिस्सों में तकसीम क्यों है। उसकी शुरुआती सालों से लेके, यानी जब उस पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था, फिर उसके बाद बर्तानिया का कब्जा हुआ, फिर उसके बाद जब बर्तानिया से आज़ादी की एक जंग चल रही थी, तो उसके बारे में सारी हमने अपने पिछले व्लॉग में बताया है। अब इस व्लॉग में हम आपको बाकी की कहानी बताने जा रहे हैं दोस्तों, कि किस तरह बर्तानिया को साइप्रस से निकालने के लिए दो ग्रुप बनाए गए थे। एक शांति वाला ग्रुप जो शांति के साथ साइप्रस की आज़ादी चाहता था, और दूसरा एक मुसल्लह ग्रुप था ईओका, जो लड़ाई झगड़े के तहत बर्तानिया को साइप्रस से निकाल के साइप्रस को ग्रीस, यानी जो आज का यूनान है, उसमें शामिल करना चाहता था। तो दोस्तों, इस दूसरे ग्रुप की जो कार्रवाइयाँ थी वो क्या क्या थी, ये सब हम आपको अपने इस व्लॉग में बताने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, ये दूसरा ग्रोह जो ईओका था, 1950 के पूरे दौर में पहाड़ों में छुपकर साइप्रस में बर्तानिया की हुकूमत, फौज और हुकूमती अहलकारों पर हमले करता रहा था। शुरू में ईओका की कार्रवाइयों का निशाना बरतानवी हुकूमत, फौजी और अहलकार ही थे, लेकिन बाद में ये तुर्क मुसलमान भी इसके निशाने पर आने लगे। इसकी वजह ये थी कि तुर्क मुसलमान साइप्रस को यूनान में शामिल करने के सख्त खिलाफ थे। तुर्क मुसलमान समझते थे कि साइप्रस बर्तानिया ने तुर्कों से ही छीना है, इसलिए साइप्रस पर तुर्कों का ही हक है। इसलिए बर्तानिया को जाते हुए कब्जा करके साइप्रस को तुर्की में जम करना चाहिए। साइप्रस की तुर्क आबादी इसी इख्तिलाफ की वजह से ईओका की तकरीबी कार्रवाइयों का निशाना बनती थी। ईओका की इन पुरतशद्दुद कार्रवाइयों की वजह से साइप्रस को दोनों कम्युनिटी में एक दूसरे के खिलाफ नफरतें बढ़ती जा रही थी। साइप्रस में तुर्क आबादी के बड़ों के सामने एक मिसाल जजीरा क्रेट के मुसलमान की भी थी, जिसकी वजह से वो ग्रीक में जम नहीं होना चाहते थे। क्रेट के जजीरा बहराए रोम में ही मौजूद एक बहुत बड़ा जजीरा है। यहाँ साइप्रस की ही तरह सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत थी। यहाँ भी बड़ी तादाद में तुर्क मुसलमान आबाद थे। सल्तनत उस्मानिया की क्रेट में जब हुकूमत खत्म की गई तो क्रेट के जजीरे को यूनान में शामिल कर दिया गया, तो वहाँ मौजूद तुर्क मुसलमानों का बड़ी तादाद में कत्ले आम हुआ और बाकी बच जाने वाले तुर्क मुसलमानों को क्रेट के जजीरे से निकाल बाहर किया। इसलिए साइप्रस में तुर्क आबादी के बड़े इस बात से खौफजदा थे कि कहीं उनका अंजाम भी वैसा ही ना हो। तुर्क कम्युनिटी के बड़ों ने ये बात भी महसूस कर ली थी कि वो कुल आबादी का सिर्फ 20-25% होते हुए ये मुतालबा नहीं मनवा सकते कि पूरे साइप्रस को तुर्की में जम कर दिया जाए। इसलिए वो इसका शायद ज्यादा बेहतर समझते थे कि साइप्रस को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया जाए, एक हिस्सा तुर्क मुसलमानों के लिए और बाकी एक हिस्सा यूनानी ईसाइयों के लिए। दोस्तों, बंटवारे का ये फॉर्मूला बर्रे सगीर में भी इस्तेमाल किया गया था, लेकिन बर्रे सगीर के बरक्स साइप्रस की तकसीम में ये परेशानी थी कि यहाँ तुर्क मुसलमानों की आबादी एक जगह पर नहीं रहती थी, बल्कि तुर्क मुसलमान पूरे साइप्रस में फैले हुए थे। इसलिए इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिलता था कि तकसीम का कोई फॉर्मूला लगाया जाए तो कौन सा हिस्सा साइप्रस का तुर्कों को दिया जाए और किसको यूनान के पास छोड़ा जाए, क्योंकि किसी एक हिस्से में भी उनकी वाक़ई बहुमत नहीं थी। साइप्रस की यूनानी कम्युनिटी साइप्रस का यूनान से मिलाप चाहती थी और तुर्क लोग साइप्रस की तकसीम करना चाहते थे। यूनानी आबादी के एक हिस्से ने साइप्रस के यूनान से मिलाप के लिए मुसल्लह ग्रोह ईओका बनाया था। बर्तानिया से छुटकारा हासिल करने के लिए तुर्क और यूनानी अवाम ने बर्तानिया के खिलाफ एहतजाज शुरू कर रखा था। 1959 में
साइप्रस की आबादी का एहतजाज और मुसल्लह गिरोह की कार्रवाइयों से साइप्रस के हालात बद से बदतर हो गए थे। इन बिगड़ते हुए हालातों की वजह से बरतानिया ने ये फैसला कर लिया कि वो साइप्रस के मुस्तकबिल का फैसला जल्द कर देगा। साइप्रस के मुस्तकबिल के बारे में गौर व फिक्र के लिए मुज़ाकरात का आगाज हो गया। मुज़ाकरात में साइप्रस के तुर्की और यूनानियों के साथ साथ बरतानिया, तुर्की और ग्रीक के नुमाइंदे शरीक थे। याद रहे, यूनानियों की अक्सरियत ग्रीस के साथ मिलाप चाहती थी, यूनान के साथ मिलना चाहती थी, जबकि तुर्की के नज़दीक साइप्रस को तुर्कों और यूनानियों के बीच तकसीम होना चाहिए। बहुत से मुज़ाकरात के बाद एक बीच का रास्ता निकाला गया। वो ये था कि साइप्रस को एक नया मुल्क बनाकर आज़ादी दे दी जाए। मुज़ाकरात के बाद एक मुआहदा तय पाया जिसे ज़ूरिक लंदन एग्रीमेंट का नाम दिया गया। मुआहदे के मुताबिक नई आज़ाद रियासत का नाम रिपब्लिक ऑफ साइप्रस था। कानून में दोनों कम्युनिटी यानी तुर्क साइप्रस और यूनानी साइप्रस के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया गया था। नई रियासत का सदर ज़्यादा आबादी वाले यूनानियों में से होना था, जबकि नायब सदर तुर्कों में से। एक नए कानून में दोनों सदरों को बड़े मामलात में वीटो की ताकत भी दी गई थी। इसलिए बड़े मामलात में दोनों का एक नुक्ते पर सहमत होना करार पाया। वीटो की ताकत इसलिए दी गई थी कि कोई कानून या फैसला एक कम्युनिटी के खिलाफ हो तो इसे वीटो कर दिया जाए। 1960 में जब मुआहदे पर दस्तखत हुए तो इसमें बरतानिया, तुर्की और यूनान को गारंटर यानी जामिन रियासतों की हैसियत दी गई। जामिन रियासतों का ये हक तय पाया कि कोई भी जामिन रियासत किसी भी कम्युनिटी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी में साइप्रस में मुदाखलत कर सकती है और मुआहदों को असल सूरत में बहाल करवा सकती है। ज़ूरिक मुआहदे के तहत ये तय पाया कि साइप्रस के साउथ में 2 मिलिट्री बेस बरतानिया का हिस्सा ही रहेंगे। नए कानून के बनने के बाद साइप्रस में इलेक्शन हुए, जिसमें यूनानी आबादी की तरफ से आर्क बिशप मैक्रियोस को सदर चुना गया। तुर्कों में फाजिल कोचिक को नायब सदर चुन लिया गया। नए कानून के बनने से ये उम्मीद जागी कि बिल आखिर अब साइप्रस में अमन हो जाएगा और साइप्रस की दोनों कम्युनिटी एक दूसरे के हुकूक का एहतराम करते हुए पुरअमन तरीके से रहेंगी। लेकिन ये ख्वाब बस ख्वाब ही रहा। नई रियासत में अमन सिर्फ 3 साल ही रहा। 1963 में प्रेसिडेंट मैक्रियोस ने यह दावा किया कि मौजूदा कानून में रहते हुए मुल्क का निज़ाम चलाना नामुमकिन है, क्योंकि सदर और नायब सदर के पास वीटो की पावर होते हुए मुश्किल फैसले मुल्क के लिए नाफिज नहीं हो पाते। इसलिए उन्होंने आइन में कुछ तब्दीलियां सुझाव की, जैसा कि सदर और नायब सदर से वीटो की पावर ले ली जाए। इसके अलावा माइनॉरिटीज के लिए कुछ खुसूसी इख्तियारात वापस लेने की बात की गई। आइन में इस बदलाव से तुर्क माइनॉरिटीज के हुकूक कम हो जाना थे। इस बात पर दोनों कम्युनिटी पर फिर से फसाद हो गए, जिसका बड़ा शिकार तुर्क मुसलमान हुए। इस सूरत हाल से फायदा उठाते हुए ईओका के इंतहा पसंदों ने अपनी कार्रवाइयां तेज कर दी। वो साइप्रस को तुर्क मुसलमानों से पाक करना चाहते थे। दिसंबर के महीने में होने वाले इन फसादात में 360 के करीब तुर्क मुसलमानों को कत्ल कर दिया गया। 104 के करीब गांव में तुर्क मुसलमानों के देहातों को, उनके घरों को आग लगा दी गई। इसके नतीजे में तकरीबन 25,000 के करीब तुर्क मुसलमान अपने देहातों से जान बचाकर भागने पर मजबूर हो गए। ये तादाद पूरे साइप्रस में मौजूद तुर्क आबादी का 1/4 बनती है। ये फसादात इतने ज्यादा थे कि जिसके लिए यूएनओ को अपनी अमन फौज साइप्रस में भेजनी पड़ी। इस हालात को साइप्रस में ब्लडी क्रिसमस के नाम से याद किया जाता है। इन हादसों के नतीजे में रिपब्लिक ऑफ साइप्रस की हुकूमत में तुर्क मुसलमानों की नुमाइंदगी खत्म हो गई। तुर्क मुसलमानों के हुकूमत से निकल जाने के बाद साइप्रस में अमली तौर पर 1960 का आइन फेल हो गया और मुल्क का पूरा निजाम साइप्रस की यूनानी कम्युनिटी के हाथ में आ गया। इस सूरत हाल से निकलने के लिए बैनुल अक़वामी कोशिशें की गईं और साइप्रस में दोनों फरीक यानी यूनानियों और तुर्कों में मुज़ाकरात करवाए गए, लेकिन इन मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला और तुर्क मुसलमान अपने आईनी हुकूक से महरूम हो गए। अब 1967 में मेडिटेरियन सी की दूसरी तरफ यूनान में एक मार्शल लॉ के नतीजे में फौजी हुकूमत आ गई।
यूनान की फौज अब हर सूरत साइप्रस को यूनान में शामिल करना चाहती थी और इसके लिए साजिश रचा रही थी। इस मकसद के लिए उसने खुफिया तौर पर अपने 10,000 सिपाही भी साइप्रस भेज दिए। रिपब्लिक ऑफ साइप्रस के सदर मैक्रियोस, जो साइप्रस की आजादी से पहले इनोसिस के बहुत बड़े हामी थे, जो यूनान के साथ मिलना चाहते थे, अब उसी के खिलाफ हो गए, यानी साइप्रस की आजादी के बाद उसके खिलाफ हो गए। साइप्रस के यूनानियों में सदर मैक्रियोस की मकबूलियत उस वक्त भी बहुत ज्यादा थी। उनके होते हुए यूनान की तरफ से साइप्रस पर कब्जे का ख्वाब पूरा होना मुश्किल दिखाई दे रहा था। दूसरी तरफ जॉर्ज ग्रेवियस उसी तरह इनोसिस के बहुत बड़े हामी थे। उन्होंने इस मौके से फायदा उठाते हुए ईओका भी बना लिया ताकि यूनान से साइप्रस का मिलाप का अधूरा ख्वाब पुरतशद्दुद तरीके से पूरा किया जा सके। सदर मैक्रियोस से छुटकारा पाने के लिए ईओका बी ने ग्रीस की खुफिया एजेंसी के जरिए उन्हें कत्ल करवाने की 4 कोशिशें भी की, लेकिन चारों नाकाम रहीं। फिर आखिरकार 1974 में वही हुआ जिसका डर था। यूनान की फौजी हुकूमत ने साइप्रस में बगावत करा दी और सदर मैक्रियोस की हुकूमत भी खत्म कर दी। सदर मैक्रियोस की जगह ईओका बी के एक मेंबर निकोस सेंसन को पावर दे दी गई। साइप्रस में बगावत और हुकूमत की इस तब्दीली से तुर्की बहुत नाराज हो गया। तुर्की और यूनान एक दूसरे के मुखालिफ थे, जो माजी में भी एक दूसरे के खिलाफ जंगें लड़ चुके थे। साइप्रस में यूनान की हामी हुकूमत आ जाने से इस बात का बहुत बड़ा इम्कान पैदा हो गया था कि साइप्रस अब यूनान के कब्जे में चला जाएगा। तुर्की के जुनूब में सिर्फ 80 किलोमीटर दूर साइप्रस में यूनान के आ जाने से तुर्की के दिफा को बहुत बड़ा खतरा हो गया था। इसके अलावा साइप्रस में इंतहा पसंदों की हुकूमत आ जाने से साइप्रस में मौजूद तुर्क मुसलमानों की जिंदगी भी गैर महफूज हो गई थी। इन हालातों को सामने रखते हुए 20 जुलाई 1974 को तुर्की ने साइप्रस पर पहला बड़ा हमला कर दिया। टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ 3000 फौजी तुर्की ने शुमाली साइप्रस पर उतार दिए, लेकिन इस हमले के नतीजे में 3% हिस्से पर भी कब्जा कर लिया। तुर्की का ये कदम 1960 के मुआहदे के लिहाज से सही था, क्योंकि इस मुआहदे के मुताबिक तुर्की साइप्रस में एक जामिन रियासत थी और जामिन रियासतों का ये हक था कि वो किसी फरीक की मुआहदे की खिलाफ वर्जी की शक्ल में साइप्रस की आज़ादी और आइन की हिफाजत के लिए मुदाखलत कर सकता है। साइप्रस के यूनान में किए जाने वाले कानूनी इकदाम पर यूएनओ के मेंबर तुर्की के हक में थे। तुर्की के पहले कामयाब हमले से होने वाली शर्मिंदगी और यूएनओ के दबाव पर निकोस सेंसन ने सिर्फ 3 दिन बाद ही साइप्रस की गद्दी से इस्तीफा दे दिया। इस मौके पर तीनों जामिन रियासतों यानी बरतानिया, तुर्की, यूनान का हंगामा इजलास जेनेवा में बुलाया गया। इस इजलास में साइप्रस में तुर्क कम्युनिटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुतालबा किया गया कि तमाम तुर्क आबादी को जजीरे के एक हिस्से में मुंतकिल कर दिया जाए और इस हिस्से में तुर्कों की खुद मुख्तार हुकूमत बना दी जाए। तुर्की के इस मुतालबे को यूनानियों ने मानने से इनकार कर दिया, इसलिए मुज़ाकरात का कोई नतीजा नहीं निकला। मुज़ाकरात बेनतीजे होने के बाद 4 अगस्त 1974 को तुर्की ने साइप्रस पर दूसरा बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में 40,000 फौजी शामिल थे। तुर्की का मुकाबला साइप्रस में मौजूद उनकी मकामी और यूनानी फौज से था। तुर्क फौज अपने दुश्मन के मुकाबले में काफी मजबूत थी, इसलिए सिर्फ 3 दिन में तुर्क फौज साइप्रस के 37% हिस्से को अपने कब्जे में ले चुकी थी। तुर्की के दूसरे हमले को इंटरनेशनल सतह पर बहुत तनकीद का सामना करना पड़ा। यूएनओ के प्रेशर से तुर्की की अपनी अफवाज की मजीद पेशकदमी रोकनी पड़ी और यूएनओ के अमन दस्तों ने दोनों के बीच सीज फायर को बफर जोन बना दिया। बफर जोन की लंबाई 180 किलोमीटर लंबी थी, जो कैपिटल निकोसिया समेत पूरे साइप्रस को 2 हिस्सों में काटता था। बफर जोन के शुमाल में तुर्क फौज का कंट्रोल था, जबकि बफर जोन के जुनूब में साइप्रस और यूनानी फौज मौजूद थी। हमले के पहले शुमाली इलाकों में तकरीबन 1,80,000 यूनानी मौजूद थे। बफर जोन के कयाम के बाद शुमाल में मौजूद तमाम यूनानियों को जुनूब में भेज दिया गया। इसी तरह जुनूब में मौजूद 50,000 तुर्कों को शुमाल में बाहिफाजत भेज दिया गया। इस तरह साइप्रस की अन्य तौर पर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। शुमाली साइड में तुर्क आबादी ने अपनी हुकूमत बना ली, लेकिन इसे बैनुल-अक़वामी मंजूरी नहीं मिल सकी। यूएनओ ने तुर्की के खिलाफ मज़म्मती करारदादें पास की और तुर्की के इस कदम को गैर कानूनी करार दिया गया।
اور اس نتیجے میں بننے والی نئی ترک ریاست کو بھی غیر قانونی قرار دیا گیا۔ UNO یعنی بین الاقوامی کمیونٹی کا جواب یہ تھا کہ ٹریٹی آف گارنٹی کے تحت ترکی ایک ضامن ملک تھا جس کا رول سائپرس کی علاقائی ضالمیت کو یقینی بنانا تھا، لیکن ترکی نے اس کا الٹا اپنی طاقت سے سائپرس کو دو حصوں میں بانٹ دیا جو معاہدے کی خلاف ورزی ہے۔ اس لیے ترکی کا یہ قدم غیر قانونی اور غیر مذمتی ہے۔ دوسری طرف ترکی بھی کچھ سوال اٹھا رہا تھا کہ معاہدے کی خلاف ورزی یونانیوں کی طرف سے 1963 میں ہو گئی تھی، جب آئین کے خلاف ورزی کرتے ہوئے ترکوں کو حکومت سے نکال دیا گیا تھا۔ ترکی پوچھ رہا تھا کہ کیوں یونانیوں کو غیر قانونی خلاف ورزی پر UNO نے خاموشی اختیار کی ہے، جب سائپرس میں ترک آبادی کی نسل کشی کی جا رہی تھی اور ان کو 11 سال تک اپنے علاقوں میں محصور رکھا گیا تھا۔ اس وقت عالمی برادری کا کوئی قدم کیوں نہیں اٹھایا گیا؟ تنقید کرنے والوں کے لیے ترکی کا جواب یہ تھا کہ ترکی کا یہ قدم ترکوں کے جان و مال کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے بہت ضروری تھا۔ ترکی اس بات پر اڑا رہا کہ سائپرس میں دو خود مختار ریاستوں کا قیام ہی اس خطے میں امن لا سکتا ہے۔ 1983 میں ترک سائپرس میں آخر کار شمالی سائپرس میں اپنی نئی آزاد ریاست کا اعلان کر دیا۔ نئی ریاست کا نام ترکش ریپبلک آف نارتھ سائپرس رکھا گیا۔ نئی ریاست کا اعلان کے بعد UNO کی سیکورٹی کونسل میں ایک قرارداد آئی جس میں سائپرس میں کسی بھی نئی ریاست کے قیام کے اعلان کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ اس قرارداد کے حق میں 13 ووٹ آئے اور یہ قرارداد 1-13 کے مارجن سے پاس ہو گئی۔ پاکستان اکیلا ملک تھا جس نے اس قرارداد کے خلاف یعنی ترکی کی حمایت میں ووٹ دیا تھا۔ 46 سال کے بعد بھی سائپرس کی شمالی ریاست کو آج بھی تسلیم نہیں کیا گیا اور یہ معاملہ آج بھی ایسا ہی ہے جو ابھی تک حل نہیں ہوا۔ اس سے سائپرس کی ترک آبادی کی زندگی میں بہت مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ UNO کی سطح پر اسے تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے نہ تو وہ اپنے ملک سے کسی دوسرے ملک میں سفر کر سکتے ہیں اور نہ وہ بیرونی دنیا سے کسی طرح کا رابطہ یا ٹریڈنگ کر سکتے ہیں۔ اس نئی ریاست کو ترکی کے علاوہ کوئی ملک تسلیم نہیں کرتا، اس لیے انہیں بیرونی دنیا کے ساتھ سفر اور تجارت ترکی کے راستے ہی کرنا پڑتی ہے۔ دوستو، سائپرس کی کہانی یہاں مکمل ہوتی ہے۔ اب آپ ہمیں بتائیے کہ سائپرس میں یعنی سائپرس کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا ترکی کا یہ قدم صحیح تھا یا اسے عالمی حمایت پہلے حاصل کرنا چاہیے تھی؟ نیچے کمنٹ باکس میں آپ اپنی رائے ضرور دے سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، میں آپ کا دوست نواز خان۔